2 के क्वेश्चन देखते हैं 1 to 10। तो फर्स्ट का आंसर बॉम्बे, सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का दिल्ली, फोर्थ का चेन्नई, फिफ्थ का दिल्ली, सिक्स का चेन्नई, सेवन का चेन्नई, एट्थ का सही है, नाइन्थ का सही है, टेंथ का सही है। ठीक, तो अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी कॉमन सेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 identical charges are center of regular hexagon charge that must be placed at centers to make the whole system at equilibrium। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा था कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो बीच में अगर मैं कुछ भी रखूं वो तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बाकी भाग जाएंगे। तो यहां मैं माइनस रख दूं तो ये इसका इस पे फोर्स आता इधर, इसका इस पे आता F, इसका आता F, इसका आता F/3, इसका इस पे आता F/3, इसका इस पे आता F/4 और इसका इस पे आता F'। इसका F' अट्रैक्टिव और बाकी सबके रिजल्टेंट ये थे। तो हमें F' की वैल्यू कितनी चाहिए? ये F और ये F 120 डिग्री पे है, कंबाइन करोगे F आएगा। F/3 60 डिग्री पे है, कंबाइन करोगे F/3 √3 आएगा और ये F/4 ऊपर है। तो ये बना 1 + 1/√3 + 1/4। F हमने किसको माना था इन दोनों के फोर्स को? KQQ/A²। F' क्या है इन दोनों का फोर्स? KQQ'/A²। ये Q' की वैल्यू है। तो Q' सॉल्व करने पे -1.83 Q। नेगेटिव क्यों? क्योंकि हमें अट्रैक्टिव है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपको प्रॉपर बना के रिजल्टेंट की डायरेक्शन ले लेनी है। तो -Q, -2Q, 3Q at position corresponding to numerals। तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इस तरह ये चार्जेस हैं। अब इनमें जुगाड़ ये है, ये 12Q है, ये 6Q है, ये Q है, ये 2Q है, ये 3Q, ये कुछ इस तरह। अब 12 और 6 का रिजल्टेंट आप लेते, एक्चुअली ये सभी नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं इसका जो आंसर आएगा उसको अपोजिट कर दूंगा। 12Q और 6Q का रिजल्टेंट 6Q आएगा, क्योंकि इसका 12 है, इसका 6 है, इसका आएगा 6 है। 11 और 5 इसका रिजल्टेंट भी 6 है, ठीक है। 10 और 4 रिजल्टेंट 6 है। 9 3 रिजल्टेंट 6 है। 7 और 1 6 है। ये ठीक। तो इन सभी का रिजल्टेंट यहां से बीच में से जाएगा, इन दो के बीच में से, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये आंसर कब का था? जब हमने सभी को पॉजिटिव मान ली। नेगेटिव मानते तो आंसर एग्जैक्टली उल्टा होता। तो इन सभी का रिजल्टेंट यहां बीच में से यहां से जा रहा होगा, और 9 और 10 के मिड पॉइंट मतलब 9.5। तो प्रॉपर फिगर बनाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, सभी पॉजिटिव ले लिए, फील्ड बना लिया, जो आंसर आया उसका अपोजिट कर दिया, क्योंकि एक्चुअली चार्जेस नेगेटिव थे। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, टाइम पीरियड होता है 2π/L/G इफेक्टिव, और यहां G इफेक्टिव की वैल्यू G, अब देखिए टाइम पीरियड पहले 45 सेकेंड था। अब पॉजिटिव चार्ज इट मेक्स ऑक्सीलेशन इन 20 ऑक्सीलेशन 45 सेकेंड्स तक। वर्टिकल किया तो ये घट गया होगा, तो T1/T2 = टाइम पीरियड। यहां G इफेक्टिव, तो टाइम पीरियड हमारा बना ये, तो टाइम पीरियड में नया टाइम पीरियड जो आया वो बड़ा आया, तो ये नीचे, G ऊपर, होल अंडर। तो ये T पूछा गया है और ये दिया था शायद 45 सेकेंड्स यहां से। तो इस पेज पे और कोई दिख नहीं रहा है ऐसे। चलो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 11 पिछली क्लास में हो चुका है। 11th का आंसर बॉम्बे,
इसमें बस ये कंक्लूजन निकला था कि जो एंगल दिया है वो यहां से मिड पॉइंट से, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ये रेंज। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दिल्ली। वजह क्या है कि जी इफेक्टिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ग्रेविटी इधर है, तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन कुछ ये होगी। तो पेंडुलम जो ऑक्सीलेट करेगा, अब इन दोनों को भूल जाओ, पेंडुलम जो ऑक्सीलेट करेगा वो कुछ ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, इस तरह। तो ये पॉइंट है जहां इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है। नॉर्मल याद करिए, नॉर्मल पेंडुलम के केस में यहां टेंशन मैक्सिमम होती है, यहां टेंशन मिनिमम होती है। तो ग्रेविटी के अपोजिट टेंशन मिनिमम है, तो ग्रेविटी के अपोजिट यहां पे टेंशन मिनिमम है, इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट। ऑब्वियसली यहां स्पीड भी मिनिमम है, तो ये आएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इससे एंगल कितना बनाया, पाई प्लस ये थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटी का एंगल, ये QE, ये mg, तो tan थीटा नॉट QE बाय mg। तो इससे कितना एंगल बनाया हमें ये निकालना है, तो पाई प्लस थीटा नॉट। तो आंसर आ गया 10। 13th स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फिगर बना है वो गलत है। जैसे ये प्लस था, ये माइनस था, पहले मैं इसके हिसाब से आंसर दे देता हूं। एंगल अल्फा बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पेंडुलम एंड वर्टिकल। अगर ऐसा होता तो mg भी नीचे है और QE भी नीचे है, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0 और टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय G प्लस QE बाय N। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, ये प्लेट थीटा डिग्री पे है और थीटा डिग्री पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे लग रहा है, ग्रेविटी कुछ ऐसा है। तो अब जब हम बात करें तो ग्रेविटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड QE बाय N, ये दूसरी ग्रेविटी इधर है, ये एंगल थीटा है। सोचिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो जी इफेक्टिव कहीं इनके बीच में से जाएगा। तो अब जी इफेक्टिव की डायरेक्शन चाहिए, तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, हम इस QE बाय M को रिजॉल्व कर लेते हैं। जी इफेक्टिव कहीं बीच में से आएगा, तो एक QE बाय M का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये इसका साइन थीटा, ये QE बाय M का कॉस थीटा है। जी नीचे था ही, तो अब जो रिजल्टेंट आया वो कुछ यहां से डेल या अल्फा एंगल बना रहा है, ये हमारा जी इफेक्टिव। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को या QE बाय M को और ग्रेविटी इधर की, इनको रिजॉल्व कर दिया। तो यहां QE बाय M का साइन थीटा बना, यहां G प्लस QE बाय M का कॉस थीटा बना, और इसका रिजल्टेंट हमारा जी इफेक्टिव। तो tan डेल कितना हो गया, QE बाय M का साइन थीटा अपॉन G प्लस QE बाय M का कॉस थीटा। ये डेल है, तो आंसर इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा दिल्ली। तो फिगर कुछ ऐसा था। टाइम पीरियड निकालना होता तो 2 पाई अंडर रूट L बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या होता, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, ये जी इफेक्टिव। ठीक है, तो इस केस में पूछा नहीं, लेकिन टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट L, दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर, G प्लस QE बाय M का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस QE बाय M का sin थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। चलो अब देखिए पैसेज ये इंक वाला, ये लगभग वही है इंकजेट प्रिंटर जो मैंने क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, QE बाय M। हम ग्रेविटी फ्री स्पेस मान रहे हैं कि ग्रेविटी इतनी कमजोर है बाकी के मुकाबले, हमने इग्नोर कर दिया। और जरा देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन आता कितना, कौन सा, ये वाला QE बाय M। Q कितना है 1.5 इंटू 10 पे माइनस 30, E कितना है 1.5 इंटू 10 पे 6, मास कितना है 1.5 इंटू 10 पे माइनस 10, 1.5 कटा माइनस 3, 1.5 इंटू 10 पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और अगर हम जी ले भी लेते तो इसमें 10 लो या ना लो क्या फर्क पड़ता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में बना। ये वेलोसिटी कांस्टेंट, तो जब ये यहां निकलेगा तो ये वेलोसिटी तो 18 ही रहेगी, ये वेलोसिटी जरूर 8t हो जाएगी, और a कितना है 1.5 इंटू 10 पे 3, और t कितना है, तो टाइम टेकन इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, तो 18 सेंटीमीटर बाय 18 मीटर पर सेकेंड टाइम टेकन ये आएगा, दैट इज 10 पे 18, इट इज 1.8 सेंटीमीटर, सॉरी 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 18, 10 पे -3 सेकेंड, और यहां अगर 10 पे -3 सेकेंड का मल्टीप्लाई करें तो इट इज 1.25 मीटर पर सेकेंड। और डिफ्लेक्शन कितना होगा, यही डेल तो डिफ्लेक्शन, तो 10 डेल दिस कंपोनेंट अपॉन दिस 1.5 बाय 18, ये डिफ्लेक्शन। तो 15 का आंसर चेन्नई, टाइम टेकन पूछा। 16 का आंसर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व है, पहले भी 18 वेलोसिटी थी, अब भी 18, वर्टिकल में एक मोमेंटम आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम वर्टिकल में आ गया mv बाय jm। m कितना है इसका 1.5 इंटू 10 पे -10, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है 1.5, तो 2.25 इंटू 10 पे -10 न्यूटन सेकेंड jm। ये आंसर आएगा मोमेंटम का, दैट्स व्हाई इट इज डेली। 16 का D। 17 डिफ्लेक्शन। ये वाला हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, ये कुछ और नहीं, हाफ AD स्क्वायर, हाफ QE बाय n हमने कहीं निकाला था 1.5 इंटू 10 पे 3, t स्क्वायर 10 पे -3 का होल स्क्वायर, तो ये बना 0.75 इंटू 10 पे -3 मीटर, 0.75 मिलीमीटर। आंसर आया बाउंड्री। 17 का D। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में खाली आपको डायरेक्शन सोचनी है। 18 में अगर सभी पॉजिटिव है तो यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, गारंटीड रिजल्टेंट ऊपर आ रहा, तो P का आंसर आ गया रिजल्टेंट ऊपर, दैट मींस 4। Q का आ गया Q1 Q2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब जरा देखें इस पर, इस पॉजिटिव का फोर्स बड़ा आएगा, इस नेगेटिव का बड़ा, इस पॉजिटिव का कुछ छोटा, इस नेगेटिव का कुछ छोटा, लेकिन है तो सिमेट्री, तो इन सब का रिजल्टेंट आ गया इस तरह। तो Q का आंसर आ गया राइट प्लस x, दैट मींस 1। थर्ड वन Q1 Q4 पॉजिटिव है और Q2 Q3 नेगेटिव। पहला और आखिरी पॉजिटिव है, बीच के दोनों नेगेटिव है। अब हम बनाते तो इसके बड़े वेक्टर आते नीचे, इनके छोटे वेक्टर आते क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है, और इनमें गारंटीड रिजल्टेंट नीचे, क्योंकि एक तो ये बड़े वेक्टर है, ऊपर से इनके बीच में एंगल कम, बड़े वेक्टर और एंगल कम, रिजल्टेंट नीचे। तो थर्ड वाले का आंसर आ गया नीचे, दैट मींस -5, दैट मींस 4। लेकिन चौथे वाले पार्ट में पहला वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। यहां देखें Q1 Q3 पॉजिटिव, तो इसका आंसर आता बड़ा वेक्टर इधर, इसका आंसर आता ये, और जब हम इसका निकालते तो छोटा वेक्टर, और इसका आंसर आता छोटा वेक्टर। अब जरा इन चारों में देखिएगा, ये तो तय है कि रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल कट जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये वेक्टर छोटे, ये वेक्टर छोटे, लेकिन इनके बीच में एंगल भी कम है। जो वेक्टर बड़े हैं उन्हीं के बीच में एंगल ज्यादा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जीतेगा। ठीक, और रियलिटी है कि कभी ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा। ठीक, तो कभी ये जीतेगा, कभी ये जीत जाएंगे, तो कभी रिजल्टेंट इधर आएगा, कभी रिजल्टेंट इधर आएगा।
इसीलिए ये डायरेक्शन बदल जाएगी, आई कैप या माइनस आई कैप में से एक आएगा। तो आंसर विल बी 4 का या तो इधर या इधर 1 और 2। ठीक है। हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां से आप ये निकालने के लिए एक्स अननोन लीजिए, रिजल्टेंट बनाइए और एक्स का फंक्शन बना के देखिए। ये एक्स अननोन लीजिए, बाकी लेंथ हमें दे रखी है, ये ए दे रखा है, ये 2a दे रखा है। तो x के टर्म में आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, अब उसका आप डेरिवेटिव करिएगा या आप इवन ग्राफ बनाइएगा तो आपको एक न्यूट्रल पॉइंट तक मिल जाएगा, मतलब जहां इसमें 0 आया होगा, जहां एग्जैक्टली कट गए होंगे। तो ये आपके लिए काम किया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो कॉम्प्रिहेंशन 20 से 23। कॉम्प्रिहेंशन में नेचुरल वेव से हमने छोड़ा है। अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया तो ये ऑक्सीलेट करेगा और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, QE इधर रहेगा, KX इधर रहेगा, तो QE और KX नॉट आपस में बराबर होंगे। तो एट इक्विलिब्रियम देयर विल बी एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन कितना है, QE बाय K। ठीक, चलो अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। क्यों, यहां वेलोसिटी 0 है, ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहां तक आते आते इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई होगी, मतलब ये दरअसल यहां तक पहुंच जाएगा। और बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो ये लेंथ है वही लेंथ ये होगी। और अगर आप सिमेट्री नहीं समझ पा रहे हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे, यहां वेलोसिटी 0 थी, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे भी वेलोसिटी 0 है, तो अब यहां वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय स्प्रिंग, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन QE इंटू एक्स मैक्स, स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0। चला देखिए एक्स मैक्स आया 2QE बाय K। इत्तेफाक नहीं डबल आना, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। एक्सट्रीम से मीन पोजीशन वो होती है जहां इक्विलिब्रियम होता है, फोर्स 0 होता है। एक्सट्रीम से मीन और मीन से अनदर एक्सट्रीम का डिस्टेंस बराबर होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। अब ये सिंपल हार्मोनिक क्यों है, ये कितना आसान हो जाता अगर हम इसको सीधे ऐसे x पे इस पे लगने वाले फोर्सेस देखें। तो इस पे फोर्स क्या लगा, QE, इधर क्या लगा, KX। तो F नेट क्या आया, QE माइनस KX। इसका मतलब फोर्स का x के साथ ग्राफ कैसा है, ये, और ये y F इक्वल टू माइनस KX टाइप का ही तो है, बस ओरिजिन शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट SHM करेगा, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो 2 पाई अंडर रूट m बाय डेल f बाय डेल x होगा, और डेल f बाय डेल x का k ही तो बना, डेल f बाय डेल x k ही है, तो 2 पाई अंडर रूट m बाय k ही टाइम पीरियड निकलेगा। अभी भी स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, तो ये अभी भी SHM करेगा, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय k ही होगा। तो 20 का आंसर आ गया बॉम्बे, 21 का आ गया चेन्नई, 22 का आ गया आगरा, 23 थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया है। तो 23 में फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, देन x मैक्स हमें निकालना है, तो यहां म्यू है, तो x मैक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, क्योंकि अब ऑक्सीलेशन नहीं हो सकता, एनर्जी लॉस हो रही है। तो बस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ KX मैक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का QE x मैक्स, फ्रिक्शन का म्यू mg x मैक्स, फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, x मैक्स ट्वाइस ऑफ QE माइनस म्यू mg बाय K, एंड दिस इज। चलो नेक्स्ट पेज।
24 में टर्न बाय मैक्सिमम एंगल। लैंग्वेज काफी मैटर करती है कि मैक्सिमम एंगल, और मैक्सिमम एंगल की बात की मतलब ओमेगा 0 है, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम वाला पूछा होता तो हमें टॉर्क 0 करने होते। यहां पूछा है कि मैक्सिमम एंगल कितना डिफ्लेक्ट होगा, मतलब इनिशियल ओमेगा 0, फाइनल ओमेगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा है इसमें, ऐसा। ग्रेविटी कहां लग रही है, ऐसे। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था और इस पूरी रॉड पे यूनिफॉर्म लग रहा था। देखो बिल्कुल ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटी भी यूनिफॉर्म है। किसी एंगल पे सोचिए, किसी एंगल पे ग्रेविटी थ्रू आउट ऐसी है, कितनी, mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्रू आउट ऐसा है, कितना, qe। तो जैसे हम ग्रेविटी पे मिड पॉइंट मान लेंगे, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक qe इनटू सेंटर यहां है और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, l/2। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg इनटू l/2 फाइनल इनिशियल। तो ये आंसर आ गया। निकालना क्या था वैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो qe इक्वल टू mg, ये आंसर है। तो आंसर आ गया डेल। तो यहां ये वर्क एनर्जी थ्योरम से करना पड़ा। तो जैसे हम ग्रेविटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मिड पॉइंट पर मान ले रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिड पॉइंट पर मान ले रहे हैं। बाकी हम इंटीग्रेशन में सीखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या करते। फिलहाल यूनिफॉर्म को हम सेंटर ऑफ मास में मान सकते हैं। इवन ये और भी केस होते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जगह ऐसा होता और अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां मान लेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे। अगर यूनिफॉर्म चार्ज है तो पूरे फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान लें। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, 4r/3। एनीवे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दोनों ने एंगल वाइल द डायरेक्शन ऑफ, तो q/m का रेशियो बराबर होगा, हो गया। दोनों के लिए कहा कि दोनों के लिए ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल एक सी है, और ट्रेजेक्ट्री अगर एक सी है, ये मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26, तो दोनों के लिए एक्सीलरेशन सेम होगा। एक्सीलरेशन क्या है, qe/m, और ये सेम है, मतलब q1e1/m1 e से सॉरी q2/m2 एक्सीलरेशन सेम है, तो q1 और q2 का रेशियो m1 m2 के रेशियो के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 27 में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो इस पे एक फोर्स QE इधर लग रहा है, एक फोर्स mg नीचे लग रहा है। तो दरअसल इस बार ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल में भी है, वर्टिकल में भी, लेकिन अच्छी बात है हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। दोनों मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं, और दोनों मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर हम इसको किसी थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस नहीं है, ये कुछ ऐसे गिरेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, मैक्सिमम हाइट ये, और ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, ये Vx, ये Vy, यहां पे ग्रेविटी G, यहां पे ग्रेविटी Q, E/m। तो मैक्सिमम हाइट अभी भी मैक्सिमम हाइट Vy²/2g, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी 2Vy/g, क्योंकि टाइम कितना लगेगा वो सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट डिसाइड करेगा, लेकिन रेंज कितनी है, रेंज का फॉर्मूला बदल जाएगा। क्यों, दिस इनटू t नहीं लगेगा, इसके साथ एक और आ गया 12qE/n, टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। और सही बात है, ये मिड पॉइंट में भी नहीं होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है। रिटार्ड कर रहा होता है यही, तो ये ऐसे बनता। अगर हॉरिजॉन्टल में रिटार्ड कर रहा होता तो मोशन ऐसी बनती, क्योंकि यहां नेगेटिव आ जाता। एनीवे फिलहाल ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, तो आंसर आया पाथ ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक। आगरा बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला है कोई और एक्सिस है। जैसे इसमें भी ये पैराबोला है, लेकिन एक्सिस इसकी कौन सी,
याद करिए एक्सीलरेशन हमारा आया क्यू ई बाय एम आई कैप और जी जे है तो कांस्टेंट वेक्टर। और अगर एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तो मोशन पक्का पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन में से एक होगी। स्ट्रेट लाइन तो कंफर्म नहीं तो पैराबोलिक ही। बस क्या है कि इस पैराबोला में जी इफेक्ट तो यहां आ गया, जी इफेक्ट तो इसके रिस्पेक्ट में ये कुछ मोशन ऐसे ही देखो जी इफेक्ट ये है अभी भी पैराबोलिक, लेकिन पैराबोला वर्टिकल नहीं है, तिरछा पैराबोला है। तो आंसर इज आगरा एंड चेन्नई। आंसर इसका शायद गलत दिया है, रेंज ऑफ द मोशन कैन बी लेस। तो आगरा सही, बॉम्बे गलत है, चेन्नई सही है, दिल्ली गलत है क्योंकि आंसर आएगा वो इलेक्ट्रिकली मदद करेगा। चलो 28 ये वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सबसे सीटी में। यहां बस आप ये समझिए कि दोनों पे चार्ज बराबर है, अलग है बराबर है। तो इस पे फोर्स आएगा क्यू, इस पे भी फोर्स आएगा क्यू। देख के ऐसा लगता है कि दोनों पे फोर्स बराबर है, रॉड रोटेट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करती अगर मासेस भी बराबर होते, लेकिन मासेस अलग अलग है। उसका m है, इसका 2m है, रॉड का तो कोई मास है नहीं। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास इसका यहां आ गया 2l/3 l/3, ठीक। और ये पूरा सिस्टम आगे भी ट्रांसलेट करेगा। तो जो एक्सीलरेशन हम निकालेंगे कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये टोटल फोर्स कितना है 2q, टोटल मास कितना है 3m। ये जो निकला है वो एक्सीलरेशन कुछ और का नहीं, सेंटर ऑफ मास का है। रोटेशन याद करिए, न्यूटन्स लॉ से जब हम निकालते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकलता है, लेकिन ये तो रोटेट भी कर रहा होगा क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कटे नहीं है। और जो टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये इक्वेशन हम तभी लिखते हैं या तो वो पॉइंट हिंज हो, हिंज नहीं हो तो सेंटर ऑफ मास। अब हिंज तो कहीं है नहीं, तो इसका मतलब अब हमें वो इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखनी पड़ेगी। तो इस पे आया क्यू, इस पे आया क्यू, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते तो अल्फा इसका, सॉरी ये जीतेगा, अल्फा इसका आएगा ऐसा। और कितना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क कितना है क्यू ई 2l/3, इसका 2l/3, इसका l/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट m का 2l/3 का होल स्क्वायर mr², इस 2m का l/3 का होल स्क्वायर, ये 4/9, ये 2/9, 6/9, 2/3 ml²। तो 2/3 ml² अल्फा, 2/3 1/3 तो अल्फा आ गया, या अल्फा एल आ गया QE/2m, ठीक। अब हमें अल्फा भी मिल चुका है, ए भी मिल चुका है, तो अब हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। अब हम इस मोशन को कैसे सोचेंगे, इस पॉइंट के अबाउट इसके पास एक्सीलरेशन है ए, कितना 2QE/3m, इसके पास एक अल्फा भी है, कितना QE/2ml। अब इसकी रोटेशन, सॉरी इसकी मोशन हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमें इसका एक्सीलरेशन चाहिए a2, इसका एक्सीलरेशन चाहिए a1। a2 will be equal to a center of mass plus alpha 2l/3। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ये है, ये 2l/3 इंटू अल्फा और ऐड हो जाएगा। a सेंटर ऑफ मास 2QE/3m, अल्फा का 2/3 1/3 QE/m इज इक्वल टू QE/m। और a1 नीचे वाले का एक्सीलरेशन हमें चाहिए, तो नीचे वाले के एक्सीलरेशन में a सेंटर ऑफ मास माइनस अल्फा l/3, ये अल्फा l/3 माइनस होगा 2QE/3m माइनस इंटू l/3 QE/6ml इंटू l/3। तो 2/3 माइनस 1/6 1/2, तो ये बन गया। तो
तो इसका आंसर आ गया QE बाय 2m। तो शायद ये वेरीफाई कर सकते हैं F नेट इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2। इससे वेरीफाई भी करके देख लो। M1 कितना है, इसका मास m है, इसका एक्सीलरेशन QE बाय, इसका मास 2m, इसका एक्सीलरेशन QE बाय 2। ठीक, तो टोटल फोर्स हमारा 2QE ही तो था। वेरीफाई हो गया, 28 हो गए। बाकी दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। यही क्वेश्चन एक ट्रिकी था। 29 में सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगनी है। यहां से जब ये यहां पहुंचेगा, यहां वेलोसिटी 0 थी, यहां वेलोसिटी v। इस पे लग रहा है एक QE, एक लग रहा है mg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय QE, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी ने वर्क कितना किया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, mg इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, L sin थीटा। QE का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और ये भी पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट ये है L1 माइनस cos थीटा। फाइनल हाफ mv स्क्वायर इनिशियल c। वैसे शायद ग्रेविटी है नहीं, क्वेश्चन में ग्रेविटी नहीं है, तो g को 0 छाप दो। ये हमारा, अगर ग्रेविटी होती तो ये पूरा एक्सप्रेशन होता। तो 29 का आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्लास में शायद हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन। Q Q Q, सेंटर से हमने x लिया, तो इस पर इसका f, इसका f, इसका f, 3f, लेकिन इनका cos थीटा, थीटा कौन सा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं आपसे कह चुका हूं कि लेंथ से याद रखिए, ये लेंथ a बाय √3। थोड़ा बड़ा फिगर देखिए, a बाय √3, ये लेंथ है x, ये फोर्स है x, ये एंगल थीटा, तो 3f cos थीटा। f के लिए ये लेंथ यूज हो, k q q बाय ये वाली लेंथ a स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट इनटू cos थीटा, x बाय a स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो एक्सप्रेशन आ गया कितना, 3√3 टाइप का। तो आंसर आ गया कौन सा, आगरा। 3√3 ऊपर गया तो 9√3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q बाय a स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाय 3 बाय 2। बिल्कुल सही है। तो ये क्या आया, इनटू x, ये आया फोर्स। अब x फॉर विच द फोर्स इज मैक्सिमम, तो सॉल्व फॉर मैक्सिमम मिनिमम, ये खुद से करिए। और मैक्सिमम मिनिमम पूरे का नहीं, आपको सिर्फ इतने से मतलब है, a स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाय 3 बाय 2, इसका मैक्सिमम मिनिमम। a की डेरिवेटिव आएगा a बाय √3 मतलब a बाय √6, इसका मैक्सिमम मिनिमम। चेन्नई स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए टाइम पीरियड, तो बिल्कुल सही है कि जो हमारा एक्सप्रेशन आया ये वाला 9√3 q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x अगर काफी छोटा है तो ये x स्क्वायर नेगलेक्ट कर दो, a³ इनटू x। रीस्टोरिंग तो है, ये हमारा k है। नाउ यूज 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ठीक है, तो ये डीसीटी का डिस्कशन था। तो फिर भी ना आए हो तो डिस्कशन में पूछ लेना कैनवास के।